बॉक्सिंग डे 2004। 10 साल की टिली स्मिथ अपनी फैमिली के साथ थाईलैंड के एक बीच माई खाओ पर खेल कूद रही थी जब उसको कुछ अजीब नजर आता है। वेव्स नॉर्मली आ जा नहीं रही थी बल्कि सिर्फ वापस जा रही थी, यानी पानी पीछे हट रहा था और जमीन ज्यादा नजर आने लगी। और उसने जब समंदर की तरफ दूर तक नजर दौड़ाई तो उसको फौरन आइडिया हो गया कि क्या होने वाला है। बीच पर उस वक्त जितने भी लोग थे वो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में थे। अब टिल्ली थी तो सिर्फ 10 साल की छोटी सी बच्ची, लेकिन उसने अपनी जियोग्राफी की क्लास में सुनामी की निशानियां पढ़ रखी थी। वो फौरन अपने पेरेंट्स को कहने लगी कि उनको यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन एक 10 साल की बच्चे की बातों पर भला कौन ध्यान देता है। उसके फादर ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया, लेकिन टिल्ली की गट फीलिंग ने उस दिन कई 100 लोगों की जान बचाई। उस दिन आने वाला सुनामी दुनिया का सबसे जानलेवा सुनामी था और एक एस्टिमेट के मुताबिक तकरीबन 2,30,000 लोग इस सुनामी का निशाना बने। टिल्ली अपनी जगह पर ही खड़ी रही और देखती रही जैसे जैसे पानी पीछे रिस्क रहा था। उसकी ज्योग्राफी की क्लास, जिसमें उसका टीचर एंड्रयू केर्नी ने पूरी क्लास को सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही एक पुरानी वीडियो दिखाई थी कि कैसे एक सुनामी ने 1946 में हवाई में तबाही मचाई। अब थाईलैंड में बीच पर खड़े हुए जब उसको साइंस दिख रहे थे, उसको यकीन हो चुका था इस बात का, और यहाँ पर झाग भी वैसे ही बन रही थी बियर वाली। टिल्ली फौरन अपनी माँ की तरफ लौटी और जोर से चिल्लाने लगी कि सुनामी आने वाला है, लेकिन उसकी माँ ने भी उस पर यकीन ना किया। यहाँ तक कि टिल्ली की बात का उससे कोई रिएक्शन तक ना दिया। लेकिन टिल्ली ऐसे चुप नहीं बैठ सकती थी। वो अपने पेरेंट्स पर जोर जोर से चिल्लाती रही कि वो यहाँ से चले जाएं। वो बार बार कहने लगी, मामा प्लीज यहाँ से वापस चलें। I said there's definitely going to be a tsunami and my mum didn't believe me, she didn't react. And so she just kept on walking and my dad sort of believed me and Holly, my sister, was getting really scared, so she ran back to the pool. टिल्ली को इतना इंसिस्ट करते देख उसके फादर को हैरानी होने लगी। वो फौरन लाइफ गार्ड्स और स्टाफ के पास गया और कहा कि गाइस, शायद आपको मेरी बात बहुत अजीब लगे, लेकिन मेरी बेटी को ऐसा लग रहा है कि सुनामी आने वाला है। कुछ देर के बाद बीच को खाली करवा दिया गया और सबको होटल लॉबी में भेज दिया गया। टिल्ली की माँ स्मिथ को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि उसकी बेटी ने क्या नोटिस कर लिया है, तो ध्यान ना देते हुए वो अकेली बैठी रही यहाँ तक कि सब चले गए। इतनी देर में सब देखते हैं कि एक 9 मीटर की पानी की वेव दूर से उनकी तरफ आती है बहुत तेजी के साथ। ये देखते ही उसकी हालत खराब हो गई। जैसे ही उसने वेव को बीच की तरफ आते नोटिस किया, वो अपने हस्बैंड को जोर जोर से कहने लगी, बच्चों को पकड़ो। उस दिन तकरीबन जो 100 लोग बीच पर थे वो सब JW मैरिट फुके रिजॉर्ट की लॉबी में इकट्ठे हो चुके थे। ये सब देखकर सबने फौरन होटल के 2nd फ्लोर की तरफ भागना शुरू कर दिया, क्योंकि वेव्स होटल से टकरा रही थी। पानी अंदर आ चुका था, हर तरफ पानी ही पानी था। लेकिन बाकी बीचेस के लोगों की उस दिन किस्मत खराब थी। जब काफी देर के बाद माहौल नॉर्मल हुआ तो पता लगा कि सिर्फ मे खाओ बीच वाहिद ऐसी जगह थी जहां कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था उस दिन। टिल्ली की बहादुरी की वजह से लोग उसको एंजल ऑफ द बीच कहने लगे, और यही नहीं, उसको चाइल्ड ऑफ द ईयर का टाइटल दिया गया। यहाँ तक कि यूके मेरीन सोसाइटी की तरफ से उसको अवार्ड भी दिया गया। उस बीच पर 100 लोगों की जिंदगी बचाने के लिए उसको थॉमस ग्रे स्पेशल अवार्ड भी दिया गया। लेकिन टिल्ली ने इस सब का क्रेडिट उसकी टीचर एंड्रयू केर्नी को दिया, जिसने टिल्ली को ये सब कुछ सिखाया था। टिल्ली को सुनामी के वार्निंग साइंस का पता था, जिससे हमें ये पता चलता है कि सुनामी कैसे आता है। असल में सुनामी लहरों के मजमुए को कहते हैं, जो पानी में आता है किसी बड़े शिफ्ट से, खास तौर पर जब अर्थक्वेक आता है या वोल्केनो फटता है पानी के नीचे। अगर आप पानी में छोटा सा पत्थर भी फेंकेंगे तो जहां पर स्टोन गिरता है वहां से कुछ वेव्स तो बनती हैं। सुनामी असल में जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है हार्बर वेव, यानी जमीन के हिलने से बनने वाली पानी की लहर। अगर आप दूसरी लहरों को देखें तो वो ज्यादातर आपको बीच के बिल्कुल किनारों पर बनती हुई दिखती हैं और वो वहीं पर खत्म हो जाती हैं। लेकिन सुनामी की वेव्स पूरे के पूरे ओशन में मूव कर सकती हैं, टॉप से लेके बॉटम तक। समंदर में सुनामी 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करता है, जो बहुत ही तेज स्पीड है। खुले समंदर में ये सिर्फ 1 मीटर या थोड़ा ज्यादा ही ऊंचा होते हैं, जिससे इनका पता भी नहीं लगता। लेकिन जैसे जैसे ये वेव्स किनारे की तरफ जाती हैं, डेप्थ कम होने लगती है और किनारे पर आते आते सारा पानी इकट्ठा होता है, तो ये वेव्स 30 मीटर की ऊंचाई तक भी जा सकती हैं।
जब सुनामी जमीन की तरफ बढ़ रहा होता है तो किनारों पर मौजूद पानी को अपनी तरफ खींचता है, जिससे वेव्स और ज्यादा बड़ी होने लगती हैं। यही होता है जब आप तेज हवाओं और लहरों को बीच पर आता देखते हैं। जब वेव्स किनारे पर पहुंचती हैं तो बेसिकली 3 तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वेव्स कितनी खतरनाक हैं। इम्पैक्ट, इरोजन एंड इनंडेशन। अगर इम्पैक्ट की बात करें, इससे आपको वेव्स के स्केल का पता चलता है। एक नॉर्मल पानी के टब में तकरीबन 150 लीटर तक पानी होता है, जो तकरीबन 150 किलो वजन बनता है। 1 क्यूबिक मीटर में पानी का वजन 1000 किलो तक होता है, जो एक लैम्बोर्गिनी जैसी स्मार्ट कार से भी ज्यादा होता है। तो यूं कह लें कि एक सुनामी में 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ती हुई ऐसी हजारों कार्स आपकी तरफ आ रही होती हैं। जिस भी चीज से ये टकराएंगी उसको तोड़ देंगी। इसके बावजूद अगर कोई बिल्डिंग अपनी जगह खड़ी रहे तो फिर बात होती है इरोडिंग पावर ऑफ वाटर की। दरिया की मिसाल ले लें, पानी जमीन में जज़ब होता रहता है। सुनामी भी इसी तरह ब्रिजेस को गिरा सकता है क्योंकि स्ट्रक्चर की फाउंडेशन कच्ची हो जाती है। फिर आती है इनअंडेशन, जिसका मतलब है पानी कितना दूर तक जमीन में जाता है। जितना ज्यादा पानी होगा वो अपने साथ घरों को उखाड़ के साथ ले जाएगा, साथ में गाड़ियां और इसी तरह बड़ी बड़ी चीजें जो हमें नजर आती हैं। जब इस तरह का कुछ पानी में इकट्ठा हो और ये सब कुछ किसी बिल्डिंग से टकराएगा तो बहुत नुकसान होगा। यही नहीं, जब सुनामी खत्म होता है तो पानी वापस जाना शुरू करता है, जिससे पानी अपने साथ लोगों को और चीजों को अब खींचकर समंदर में ले जाता है। हो सकता है सुनामी के आने पर आप किसी तरह बच जाएं, लेकिन वापस जाती हुई लहरों से बचना एक अलग चैलेंज होगा। उस दिन टिली स्मिथ ने 100 लोगों की जान बचाई थाईलैंड में, लेकिन 2,30,000 लोग अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे थे इंडियन ओशन के साथ। समंदर में आए हुए 9.1 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक से, जो कोस्ट ऑफ सुमात्रा से सुबह के 8 बजे शुरू हुआ। इस अर्थक्वेक की वजह से समंदर की जमीन 40 फुट ऊपर आ गई, जिससे बहुत बड़ी वाटर बॉडी पुश हुई और वेव्स बन गई, जिन्होंने थाईलैंड, इंडिया और श्रीलंका में बहुत तबाही मचाई। यहाँ तक कि ये वेव्स साउथ अफ्रीका तक जा पहुंची। सिर्फ 8 घंटों में हजारों लोगों की जान जा चुकी थी और अब ये सुनामी इंसानी हिस्ट्री का सबसे जानलेवा सुनामी बन चुका था। अर्थक्वेक के सिर्फ 15 मिनट्स के बाद पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर में इसका पता लग चुका था। उसके ठीक 30 मिनट के बाद पहली वेव्स ने इंडोनेशिया में तबाही मचाई, जिसकी कोई वार्निंग तक न दी गई। बैंडा एश का बीच, जो इंडोनेशिया के सबसे बड़े शहर के साथ है, वहां इस सुनामी ने तकरीबन 1,70,000 लोगों की जान ली और रोड्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स सब कुछ तबाह करके चला गया। उसके ठीक 1 घंटे बाद जब टिल्ली अपने बाप और माँ को चिल्ला चिल्ला कर ये बता रही थी, ये थाईलैंड से टकरा चुका था और 5400 लोग जान गंवा चुके थे। फिर 2 घंटे बाद वेव्स श्रीलंका पहुंच चुकी थी और इंडिया के ईस्ट कोस्ट पर भी, जिससे 46,000 लोगों की जान गई। 8 घंटे के बाद वेव्स ने अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट को हिट किया और तकरीबन 300 लोगों की जान गई सोमालिया, तंजानिया और कीनिया में। बैंडा एज पर इन वेव्स ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई। लोग हर तरह से इन खतरनाक वेव्स का मुकाबला कर रहे थे। उन लोगों में एक लड़की थी नजारिश, जो लम्पुलो की माँ थी। उसने अपने घर के बाहर सुनामी के पानी आते देख शोर मचाना शुरू कर दिया। लोग पागलों की तरह उसके घर के बाहर से भाग रहे थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि पानी आ गया, पानी आ गया। सबसे पहले उसने अपने 6 महीने के बच्चे और अपनी माँ को पकड़ा। लहरें पूरी शिद्दत से घर से टकराईं। नजारिश को ऊंची जगह पर होना चाहिए था और ये 2nd फ्लोर की तरफ जाने लगती है। एक हाथ से अपने बच्चे को उठाकर दूसरे हाथ से अपनी माँ का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन पानी की लहर बहुत तेज थी और ये लोग पानी में बहने लगे और पास के पुलिस स्टेशन तक बहते गए, जहाँ एक ऑफिसर ने इनको देखा और तीनों को पानी से निकाल लिया। कुछ ही देर में दूसरी वेव भी आ गई, जिससे पानी का लेवल और बढ़ गया। ये लोग पहले ही 2nd फ्लोर पर थे, लेकिन पानी यहाँ पर भी आ चुका था और तेजी से कमरे में पानी बढ़ने लगा। पहले इनके जूते पानी में डूबे, फिर घुटने, और देखते ही देखते इनकी कमर तक पानी में जा चुकी थी और जल्द ही ये लोग डूबने वाले थे। पानी और बढ़ने लगा। इतने में पुलिस ऑफिसर ने ऊपर छत की तरफ जोर जोर से सीलिंग को तोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन पानी तेजी से बढ़ रहा था। उसने अपने हाथों से एक छोटा सा सुराख बना तो लिया था, जो इतना चौड़ा हो गया कि उसमें से कोई गुजर सके। इस तरह ये लोग छत पर चढ़ गए। यहाँ से ये लोग देखते हैं कि तेज बहाव में दुनिया की हर एक चीज बहती जा रही है, गाड़ियां, लोग, दरख्त और सब कुछ। दूसरी तरफ अगर टिली को सुनामी के वार्निंग साइंस का ना पता होता तो उस दिन बीच पर मौजूद लोगों को और उसकी फैमिली को वो दिन बहुत मुश्किल होता। अब सुनामी के साइंस की बात करें तो कुछ साइंस हैं जिनका आपको पता होना बहुत जरूरी है, खास तौर पर अगर आप बीच पर जाते हैं। सबसे पहले और सबसे वाजिया साइन जो किसी भी सूरत मिस नहीं हो सकता वो है अर्थक्वेक। खास तौर पर जब एक अर्थक्वेक ज्यादा देर तक रहे और आप बीच पर हों तो समझ जाएं कि सुनामी बन चुका है और कुछ लम्हों की देर के बाद वो बीच पर होगा।
इसी तरह समंदर के अंदर इरप्शंस होने से भी सुनामी बन सकता है, जिसमें कोई अर्थक्वेक जैसी निशानी नहीं होती और ये सुनामी खामोशी से किनारे की तरफ बढ़ने लगता है। अगर आप किनारों से पानी को पीछे जाता देखें तो समझ जाएं कि सुनामी आ रहा है। टिली ने फौरन ये चीज नोटिस कर ली थी। जैसे ही सुनामी ने किनारों से पानी खींचना शुरू किया तो पानी पीछे जाने लगा और छोटी छोटी वेव्स की तरह वापस नहीं आ रहा था। ये वो वक्त होता है जब आपको सबको बता देना चाहिए कि जितना जल्दी हो सके ऊंची जमीन पर पहुंचें, और अगर साथ में आपको समंदर से बहुत ही शोर आने लग जाए अचानक तो समझ जाएं कि बहुत बड़ी वेव आपकी तरफ आ रही है। जैसे आपको छोटी वेव्स का साउंड सुनाई देता है वैसे ही बड़ी वेव्स का बहुत ज्यादा शोर होता है, और ऐसी सूरत हाल में आपको फौरन सबको बता देना चाहिए कि वो खुद को सेफ्टी में ले सके। आखिरी साइन थोड़ा सा अजीब है लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी में अगर आप किसी तरह का भी चेंज नोटिस करें, जैसे खामोश समंदर में अचानक हलचल होने लगे, ये सबसे बड़ी निशानी है कि अब जितना जल्दी हो ऊंची जमीन पर चले जाएं। टिली को भी किनारों से दूर जाता पानी ही दिखा था। समंदर के किनारे पर सी फोम बन जाना एक नॉर्मल चीज होती है, लेकिन अचानक चेंजेस आ जाना नॉर्मल नहीं होता। अगर इन साइंस में से आप कोई भी देखें तो फौरन अथॉरिटीज को बताना ज्यादा समझदारी का काम होगा। उस वक्त में लाइफ गार्ड्स, लोकल सिक्योरिटी या पुलिस आपकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ शक ही हो और कंफर्म ना हो तो बेहतर है अपने आप को ऊंची जगह पर ले जाएं। अब बॉक्सिंग डे सुनामी को अगर हिस्ट्री का सबसे जानलेवा सुनामी कहा जाए तो ठीक है, लेकिन फिर भी ये सबसे बड़ा सुनामी नहीं था। सबसे बड़ा सुनामी जो इंसानी हिस्ट्री में आया वो था लिटुया बे सुनामी। 9 जुलाई की शाम 1958 को अलास्का के एरिया फेयर वेदर फॉल्ट में एक बहुत ही बेरहम लैंडस्लाइडिंग होती है, जब 30 मिलियन क्यूबिक मीटर पत्थर टूटकर पानी में गिरता है। पत्थरों का एक एवलॉन्च 900 मीटर नीचे आकर गिरता है गिलबर्ट इनलेट में, जिससे एक बहुत ही बड़ा सुनामी क्रिएट होता है पूरी बे पर। इतनी ज्यादा मिकदार में पत्थर पानी में गिरने से इतनी बड़ी वेव बनती है जिससे इनलेट की तकरीबन सारी जमीन और पूरी बे पानी में डूब जाती है और बे की ओपनिंग पर मौजूद लचौस स्पिट तक डूब जाता है। वेव की ऊंचाई 525 मीटर यानी आधा किलोमीटर बताई जाती है, यानी एम्पायर स्टेट की बिल्डिंग जो कि सिर्फ 443 मीटर लंबी है उससे भी ऊंची। नीचे जमीन पर हावर्ड और उसका 7 साला बेटा अपनी एक छोटी सी बोट में साउथ शोर में रह रहे थे। हावर्ड इतने जबरदस्त अर्थक्वेक से फौरन जाग गया, फौरन बोट के डेक पर गया और देखा कि क्या हुआ है। सिर्फ कुछ मिनट्स के बाद बहुत बुरा क्रैश सुनाई देता है। हावर्ड के मुताबिक ये एक बहुत बड़े धमाके जैसा था, जिसके फौरन बाद पानी की एक ऊंची दीवार उसको अपनी तरफ आती दिखाई दी, लेकिन उसके पास इतना वक्त ही नहीं बचा था कि बोट को एंकर से हटा सकता। तो उसने जितनी लंबी रस्सी हो सकती थी उतनी दूर तक बोट को चला के ले गया और वो तकरीबन 80 मीटर दूर तक ही जा सका। हावर्ड ने देखा कि 30 मीटर ऊंची पानी की दीवार जो पूरी बे तक फैली हुई है उसकी तरफ आ रही है, और रास्ते में आते हुए एक छोटे से सेनोटा आइलैंड जो उसी बे पर मौजूद था उसको डुबा दिया, और सिर्फ वहां से वेव छोटी हुई। बाकी जगहों से वेव वैसे की वैसी ही उसकी तरफ आती रही। हावर्ड और उसके बेटे ने महसूस किया कि वेव की वजह से ये लोग ऊंचाई में जा रहे हैं और बोट बहुत बुरी तरह झटके खाने लगी। कुछ ही देर में एंकर की रस्सी भी टूट गई और इनकी बोट अब पानी में बहुत आगे चली गई। फिर वापस आती वेव में फंस गई, लेकिन ये बच गए। वहां से ये देखते रहे कि वेव ने लचौसी बे की एंट्रेंस को पूरी तरह डुबा दिया और पैसिफिक ओशन में बढ़ती गई। कुछ लोगों के मुताबिक ये एक असल सुनामी ही नहीं था, क्योंकि हकीकत में ना तो कोई अर्थक्वेक आया था और ना ही वोल्केनिक इरप्शन हुई थी, बल्कि ये सिर्फ एक छोटी सी लैंडस्लाइड थी। अच्छी बात यह है कि दुनिया की ताकतें इस मामले पर इकट्ठा हुई हैं और उन्होंने सिस्टम्स बनाए हैं जो कि सुनामी को आने से पहले प्रिडिक्ट कर लेते हैं, या अगर आ जाए तो उसको ट्रैक कर सकते हैं, जिससे बहुत वक्त मिल जाता है कि जिंदगियां बच सके। इसलिए सुनामी के वार्निंग साइंस का पता होना बहुत जरूरी है और खास तौर पर जितना हो सके ऊंची जमीन की तरफ जाना चाहिए, इससे पहले कि आप तब सोचें जब वेव्स आपके सामने आ खड़ी हों। उम्मीद है कभी किसी को ऐसा दिन ना देखना पड़े। जो सबसे ज्यादा मैटर करता है वो ये है कि एक नेचुरल फिनोमेना कितना खतरनाक हो सकता है और उससे निपटने के लिए हम कितना तैयार हैं। 1958 में लिटुया बे दुनिया की सबसे बड़ी वेव भी हो सकती थी, लेकिन उसके पास लोग बहुत कम थे, तो इतनी जानलेवा नहीं हुई जितनी 2004 के बॉक्सिंग डे सुनामी वाली हुई, जिसमें लोगों को जान बचाने का मौका भी न मिला, जबकि बैंडा एज को बहुत कुछ सहना पड़ा। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करता हूँ। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।